मेरा जो छोटा वाला भाई है वो अपना एक्सप्लोर कर देता रहता, क्योंकि उसमें पहले वाले में बहुत सारा एक्सपेंसिव था, तो PW से इसने लिया कोर्सेज। बहुत सस्ता है हाँ, तरीके से। एकदम चीपेस्ट रेट था यार। स्किल्स में कुछ है कि नहीं PW में, या सिर्फ JEE या नीट के तैयारी ही करते हैं यहाँ पे। PW में IIT से जो रहते थे, NIT से जो रहते थे, काफ़ी इस कोर्स जो स्ट्रक्चर था काफ़ी मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल पे था, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया था। मैंने सोचा कि चलो IIT में नहीं पढ़े तो क्या हुआ, IIT टीचर से पढ़ लेते हैं। तो एक बार यूजर्स को ये बताइए कि मैनुअल टेस्टिंग में थोड़ा क्या एग्जैक्टली किया जाता है और उसके लिए किस तरीके की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। हाय एवरीवन, आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल रहने वाला है। मेरे साथ है राशिद अहमद, ये हमारे डी कोड बैच के स्टूडेंट हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। स्पेसिफिकली जितनी भी इसके अलावा हमारे पॉडकास्ट आए हैं तो वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवलपर्स, वो सारी चीज़ें देखने को मिली है, उन लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। आज हमारे पास QA एग्जीक्यूटिव है। अब ये फ्लिपकार्ट में भी काम करते हैं तो कंपनी भी बिल्कुल टॉप टियर है। तो आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ऐसे रोल्स आप ले सकते हो, फिर ऐसे रोल्स में भी आगे जाके क्या करियर रहता है, क्या इसके बाद डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना एंड स्टार्ट करते हैं हम इनकी स्टोरी के साथ। तो हाय राशिद, हाउ आर यू? हेलो सर, मैं बढ़िया हूँ सर। और आज कुछ क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ आपसे स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं अभी पहली बार ही बात करूँगा किसी QA एग्जीक्यूटिव से। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट के किसी आदमी से भी पहली बार ही मैं बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ आपसे पूछना होगा आज। तो आपकी स्टोरी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार यही कि PW स्किल्स के बारे में आपको कहाँ से पता लगा? डी कोड बैचेस जब आपने लिया तो किसको देख के लिया, या कोई फ्रेंड आपका पहले से पढ़ रहा था? कहाँ से आपको PW के बारे में पता लगा? जी सर, एक्चुअली PW के बारे में मुझे मेरा एक छोटा भाई है, वो यहाँ से JEE का तैयारी कर रहा था। JEE का बैच लिया हुआ था उसने। तो उसको मैं देखता था घर पे, वो पढ़ता था अपना। मेरा जो छोटा वाला भाई है वो अपना एक्सप्लोर कर देता रहता, क्योंकि उसमें पहले वाले में बहुत सारा एक्सपेंसिव था, तो PW से इसने लिया कोर्सेज। बहुत सस्ता है हाँ, तरीके से। एकदम चीपेस्ट रेट था और बिल्कुल मतलब निग्लिजिबल इतना फीस था। तो फिर उससे मैं PW का सुना, फिर मैं उससे खुद ही पूछा कि मतलब यार स्किल्स में कुछ है कि नहीं PW में, या सिर्फ JEE या नीट के तैयारी ही करते हैं यहाँ पे। तो उसने बताया कि नहीं, स्किल्स करके कुछ ऐसा आता है, आप एक बार देखिए नेट पे। तो फिर मैंने नेट पर सर्च करा स्किल्स, PW स्किल्स का। फिर मुझे पता चला। मैंने तो पहले मुझे आइडिया था कि सिर्फ इसमें नीट और JEE की JEE होता तैयारी है। होती है। जी चलो सही है, अच्छी बात है, फिर तो एक्सप्लोर हो रहा है आजकल ये। जी। और फिर मतलब उस समय मतलब ये बताइए कि मतलब आपको पढ़ाई करने का वो था एकदम से, मतलब अपस्किल होना था या स्टार्ट करनी थी अपनी कोडिंग की करियर? स्टार्ट भी करनी थी, क्योंकि कोडिंग के में जर्नी मेरा था नहीं, पहले से कुछ जानकारी था नहीं। हाँ। और अप स्किलिंग ही करनी थी, क्योंकि मेरा लॉकडाउन के बीच में मेरा जॉब भी चला गया था। तो अप स्किलिंग भी करनी थी और स्टार्ट भी करना था, दोनों करना था। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि मैं घर बैठे भी स्टार्ट करूँ। लॉकडाउन के पीरियड में कहीं जा नहीं सकता था, तो ये अच्छा पीरियड था कि ठीक है मैं स्टार्ट कर सकूँ। अप स्किलिंग। तो मतलब अपनी एक बार स्टोरी बताइए, आप पास आउट कब हुए थे, क्या आपने कॉलेज में पढ़ा था, कॉलेज में आपका क्या कोडिंग का करियर रहा था, अगर रहा था तो, नहीं रहा था तो उसके बाद फिर कैसे आपकी पहली जॉब लगी एंड बाकी चीज़ें। ठीक है। एक्चुअली मेरी पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हुई है। मैं बीटेक मैकेनिकल से किया था, बेंगलुरु से। बीटेक कंप्लीट करने के बाद एक्चुअली मैं प्लेसमेंट तो हुई थी कंपनी से, बट मैं जाना नहीं चाह रहा था, मैकेनिकल में मेरी इंटरेस्ट थी नहीं। मैं बेसिकली कोडिंग में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड था। उसके लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स किया था एंट्री लेने के लिए। तो कोर्स करने के बाद मेरा मैनुअल टेस्टिंग में नौकरी लगी थी लॉकडाउन से पहले। उसके बाद से लगभग 1 साल तक मैंने पुणे में जॉब करी थी मैनुअल टेस्टिंग की, जिसमें कोडिंग वगैरह नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रही थी, बस UI के थ्रू हम करते थे। तो एक बार यूजर्स को ये बताइए कि मैनुअल टेस्टिंग में थोड़ा क्या एग्जैक्टली किया जाता है और उसके लिए किस तरीके की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपने एक छोटा मोटा कोर्स भी आप कह रहे तो किया था, जी। तो वो ऑफलाइन किया था, ऑनलाइन किया था? ऑफलाइन, ऑनलाइन था एक्चुअली। उसमें ये था कि जैसे जो
एजुकेशन जो थी, जो टीचर जो थे वो बेंगलोर के थे, वहाँ से लाइव लेते थे और वहाँ पे एक लगी हुई थी पर्दा की तरह वो, उसमें वो हम देखा करते थे और ज़्यादातर उनका रिकॉर्डेड सेशन था, तो हम वो रिकॉर्डेड सेशन भी देख लेते थे। पर सारे स्टूडेंट एक साथ बैठ के देखते थे वो? नहीं, अलग अलग एक उनको मिली हुई थी एक सिस्टम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एक सिस्टम रहता था अलग अलग, हाँ। उस सिस्टम में अपना देखते थे और साथ साथ में हम प्रैक्टिस भी करते थे जो उसमें देखते थे। तो ऐसा था, तो अलग अलग स्टूडेंट आते अपना देखते और प्रैक्टिस करते थे, ऐसा सेशन था। और बाकी कब उनको लगता था तो वो ऑनलाइन वगैरह इंटरेक्शन करते थे। अच्छा, तो कितना टाइम लगा था आपको वो सब सीखने में? वो सर रिकॉर्डेड सेशन था, अपने ऊपर डिपेंड करता था कब कंप्लीट करना है। तो मैंने उसको जल्दी किया था क्योंकि पुणे में था मैं और नौकरी थी नहीं, तो जल्दी करना था मुझे, तो मैं लगभग 3 ढाई 3 महीने के आसपास में उसको कंप्लीट कर लिया था। जी, उसमें लगभग बेसिकली क्या होता है, जैसे जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ। मैनुअल टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई या सर्विस बेस्ड कंपनी हो गई, तो बिफोर प्रोडक्शन में जाने से पहले उसको हम टेस्टिंग करते थे मैनुअली सारा चीज़। एक ऑटोमेशन भी होता है और मैनुअली भी होता है, तो हम मैनुअली करते थे। मैनुअल होने के बाद कुछ चीज़ें ऑटोमेशन भी होती थी, ऑटोमेशन के थ्रू भी होती थी, लेकिन मैनुअली में क्या होता था, यूआई के थ्रू हम जाते थे, यूआई के थ्रू, और फिर हर एक चीज़ को, हर एक फंक्शन को हम टेस्ट करते थे कि ये क्लिक बटन काम कर रहा है कि नहीं, या इंटीग्रेशन सही से हुआ है कि नहीं। जैसे कोई जीमेल का आप अगर ले लें या पेमेंट ऐप का कोई हम मिसाल ले लें, तो पेमेंट ऐप पे क्लिक किया कि हाँ पेमेंट ना हो, तो ये यूज़र बी को पेमेंट गया कि नहीं गया, या फिर उस जब पेमेंट मैंने कर दिया तो ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में शो कर रहा है कि नहीं। ये बेसिकली हम सारे मैनुअल के थ्रू करते थे। ये सारी टेस्ट हम करते थे, ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी चेक करते थे। उसके बाद अब ओके होता था, फिर प्रोडक्शन में जाता था। ओके जी, ताकि कोई गड़बड़ बाद में ना हो, बस जी, बेसिकली आपका जी, काम राइट, हाँ, कंफर्मेशन ही था एक जी, तरीके से। तो बिल्कुल। ठीक है। और वहाँ फिर आपने कितने महीने काम किया? जो आपकी जॉब कैसे लगी फिर, वो वाली पहली टेस्टिंग वाली? टेस्टिंग वाली सर कोर्स करता था, उस बीच में इंटरव्यूज़ वगैरह भी अप्लाई करता था, और जो कोचिंग सेंटर थी वो भी कुछ इंटरव्यूज़ प्रोवाइड करवाते थे। अच्छा अच्छा। तो जो मेरी जॉब जो लगी वो उनके थ्रू तो खैर नहीं लगी, क्योंकि मैंने जो अप्लाई करा था वहाँ से कॉल आया था, वहाँ से कॉल आया कि हाँ इंटरव्यू के लिए आ जाइए। तो मैं गया इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू हुआ मेरा और वहाँ से सिलेक्शन हुई थी। पुणे में ही कंपनी है उसकी। उन्होंने वही सब चीज़ें पूछी थी जो मतलब आपको पढ़ाई गई थी? जी, ऑलमोस्ट वही था, 90-95% ऑलमोस्ट वही था, जो चूँकि सारे ही कवर हो गए थे हमारे कोर्स के दौरान। कुछ एक आध चीज़ें जो थी जो बाहर से थी, जो एडवांस लेवल की थी, जो हमें नहीं जानकारी था, तो मैंने बताया कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें मुझे नहीं जानकारी है, बट आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर इट। जी, ठीक है। वहाँ आप 11 महीने थे और हाँ। तो उस समय मतलब काम में आपको मज़ा आ रहा था या चाहते थे कि ग्रोथ और मिले करियर में, क्या वो था? एक्चुअली एक्साइटेड तो था, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना था और सॉफ्टवेयर में मिल भी गया था, भले ही वो मैं मैनुअली था। एक्साइटेड तो था, बट कहीं ना कहीं दिल में रहता था कि मतलब मैनुअल है, ऑटोमेशन में जाएंगे तो और अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। सो उसमें कहीं ना कहीं एक था कि हाँ ऑटोमेशन में जाना ही था। तो ऑटोमेशन के लिए भी एक्सप्लोर चलता रहता था कि हाँ कैसे जा सकते हैं टेक फील्ड में। और जॉब के दौरान जैसे कि लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन में कंपनी कॉस्ट कटिंग और ये एम्प्लॉयज़ को जो बाहर निकालना शुरू की, तो मैनुअल टेस्टिंग भी उसमें आ गए थे, तो हमारी नौकरी उसमें चली गई। तो आप ले ऑफ हो गए थे उस समय? जी, उसमें ले ऑफ हो गए थे। वो उन्होंने हमारे मतलब ले ऑफ हो गए थे। फिर उसके बाद से कुछ था नहीं, तो एक्सप्लोर करने लगे थे कि कैसे करना है, फिर कैसे वापस टेक फील्ड में जा सकते हैं। तो क्या किया आपने, मतलब जॉब जब आपकी चली गई तो फिर? जी, उस बीच में एक्चुअली अप्लाई करने से तो कुछ काम होता नहीं था, क्योंकि मैनुअल मेरे पास एक्सपीरियंस जो थी मैनुअल टेस्टिंग की थी, कोडिंग नॉलेज कोई भी था नहीं, और बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था नहीं, मैकेनिकल से था और मुझे सॉफ्टवेयर में जाना था, तो ये भी चैलेंजेस आते थे। और कई बार जैसे कि कॉलेजेस भी उतना नामियल, जैसे IITian भी नहीं थे हम, NIT से भी नहीं थे कि कॉल आए, इंटरव्यूज़ आए, तो ये चैलेंजेस फेस होते थे। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने एक अपना मेडिकल शॉप खोला। फिर उस बीच में मैंने अपने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि हाँ कैसे वापस से टेक फील्ड में जा सकते हैं, वापस से क्या करना होगा। और कंपटीशन भी बढ़ गई थी लॉकडाउन के बाद से, क्योंकि काफ़ी सारे ले ऑफ हुए थे, तो बहुत सारे कंपटीशन बढ़ गए थे। तो उसमें एक्सप्लोर करते करते फिर मैं
ये एंड तक पहुंचा कि हाँ हमें अगर अप स्किलिंग करनी होगी, अगर जाना होगा वापस अप स्किलिंग करनी होगी, वापस से टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन की तरफ जाना होगा। जी तो फिर पढ़ना स्टार्ट किया आपने उस समय? जी, उस बीच में फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और उसी बीच में मेरा भाई करता भी था जेई नीट वगैरह, तो वहाँ से भी मुझे रेफरेंस मिला कि हाँ एक बार ट्राई करते हैं। एक्चुअली में जो मेन पर्पस था ना मेरा, वो आईआईटी से हम नहीं थे, एनआईटी से थे नहीं कि हम बस कॉल आएगा ये जो भी है। तो मैंने सोचा कि जैसे यहाँ आईआईटीएन ही पढ़ाते थे पीडब्ल्यू में, आईआईटी से जो रहते थे, एनआईटी से जो रहते थे, काफ़ी इस कोर्स जो स्ट्रक्चर था काफ़ी मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल पे था, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया था। सो मैंने सोचा कि चलो आईआईटी में नहीं पढ़े तो क्या, वो आईआईटी टीचर से पढ़ लेते हैं तो ताकि एक्सपीरियंस तो वो आ जाए कि हाँ कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करनी है। तो ये सारी चीज़ें सोच के फिर मैंने इसमें इन्वॉल्वमेंट किया था। डी कोड में? जी ठीक है। तो फिर आपने मतलब पाइथन पढ़ा, जैसे कि आपने बताया पाइथन वाला कोर्स था। जी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पाइथन की। तो डीएसए में कितना ध्यान दिया था वैसे, क्योंकि आपका जो रोल है उसमें इतना रिक्वायर्ड तो है नहीं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, बट कुछ तो आपने पढ़ा होगा। डीएसए में बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं गया था मैं, क्योंकि शुरू में मैं गया था बट थोड़ा सा एडवांस लेवल है, समझ में भी नहीं आता था, एक बार में नहीं समझ में आता था। तो रिकॉर्डेड सेशन भी रहते थे, हम क्या करते थे लाइव अटेंड करने के बाद रिकॉर्डेड सेशन भी देखते थे 2 बार 3 बार। तो चीज़ें बाद में क्लियर होती थी, एक बार में क्लियर नहीं होती थी। वो डीएसए थोड़ा टफ लगता था क्योंकि बैकग्राउंड भी वो नहीं था। फिर 2-3 लेक्चर देखा, मतलब 10-15 दिन तक। उसके बाद से फिर वो वहीं पे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मेरा उसमें ज़्यादा रोल था नहीं डीएसए का, और पाइथन का जानकारी हो गया था अच्छा। और डीएसए का मैं सोचा ठीक है जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से कर लेंगे वापस। तो जो आपकी पहली जॉब थी, 11 महीने आपने काम किया था, आप कह रहे थे ले ऑफ हो गए उस जॉब से, फिर आपने पढ़ाई वढ़ाई तो स्टार्ट की थोड़ी सी, लेकिन साइड बाय साइड आप कुछ कर भी रहे थे या फिर मतलब अनप्लेस्ड ही थे उस समय? कुछ करना पड़ता था क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, अब उसमें इनकम भी बंद हो गए थे। तो उस बीच में मैं मेडिकल शॉप अपना स्टार्ट किया था, ड्रग एजेंसी, गैलेक्सी ड्रग एजेंसी नाम से मैं अपना एजेंसी चलाता था। उसमें बेसिकली हम डील करते थे, स्टॉक पॉइंट की तरह काम करते थे, छोटे छोटे आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हम डील करते थे। सो इस बीच में मेरा ये रहा जर्नी कि हाँ मेडिकल शॉप अपना चालू रखा, और उस बीच में ऑनलाइन वगैरह ट्यूटोरियल्स वगैरह ये ट्राई करना, ये सारी चीज़ें थी। तो मेडिकल शॉप लगभग 2 साल 2.5 साल के आसपास चली। फिर उसके बाद से वापस से टेक फील्ड में तो जाना ही था, तो टेक फील्ड में जाने के लिए फिर एक्सप्लोरेशन वगैरह और अप स्किलिंग के लिए कोर्सेज वगैरह लेने थे। तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर काम नहीं हो रहा है टेक का तो पीछे ही पड़े रहो, कुछ साइड बाय साइड भी आपको कर लेना चाहिए, जस्ट टू हैंडल योर एक्सपेंसेस। राइट सर, एक्चुअली ये करना ज़रूरी इसलिए था कि चूँकि बैठे रहते तो कुछ फ़ायदा भी होता नहीं। प्लस में ये जब किया तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स आने लगी, और जैसे कि मैनेजमेंट स्किल्स भी आने लगी। ये कहीं ना कहीं हर स्किल से मैं फ़ायदा हुआ। जैसे मैं मेडिकल शॉप खोला एजेंसी, तो उसमें 3 लड़के काम करते थे, और जो नीचे लेवल पे जैसे पहुंचाना, डिलीवरी करना और जाके रिसीव करना, ये सारी चीज़ें। तो मैनेजमेंट स्किल्स कहीं ना कहीं मेरा डेवलप हुआ एक, और वो उस स्किल को इस्तेमाल करके, जैसे अभी मैं क्यूए एग्जीक्यूटिव पे हूँ, लेकिन मैं मेरे अंदर टीम काम करती है, जैसे कि 4 क्यूए हैं जो मेरे नीचे काम करते हैं, जो मुझे रिपोर्ट करते हैं। तो मैंने अपने सीवी में ये दिखाया था कि हाँ मेरा स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स भी मेरा गैलेक्सी ड्रग एजेंसी से मुझे मिला है जहाँ। सो कहीं ना कहीं ये मुझे एक आगे आके भी यहाँ फ़ायदा किया कि हाँ ठीक है मैनेजमेंट स्किल आती है, ऑब्जर्वेशन स्किल आती है, कैसे डील करना है वो भी आता है। तो ये मुझे एक सीनियर लेवल का पोस्ट जैसे कि मिला कि हाँ ठीक है 4 क्यूए मुझे, मतलब फ़ायदा तो हुआ है, क्योंकि मैनेजरियल रोल अब आपको आगे जाके भी मिल सकते हैं। जी बिल्कुल सर, जी उनमें भी फ़ायदा है। सही है, सही है, सही। तो उस समय ऐसा तो नहीं है कि आपका कोडिंग का टच बिल्कुल हट गया था जब आप रन कर रहे थे, क्योंकि आई थिंक एफर्ट तो बहुत लग रहा होगा उसमें। एफर्ट तो लग रहा था सर, बट टाइम निकालना रहता था बहुत। और एम्प्लॉय जो थे वो काम करते थे बेसिक लेवल पे, हम लोगों को ज़्यादातर है शॉप में बैठ के ही डील करना रहता था आगे कंपनी से। तो टाइम तो था ऑनलाइन कुछ करने का, कहीं जाके कर नहीं सकते थे टाइम, लेकिन ऑनलाइन करने के लिए था।
सो ऑनलाइन तो कर सकते थे, लैपटॉप वगैरह था ही अपने पास, तो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह तो करते ही रहते थे, यूट्यूब से हो गया या कोई ट्यूटोरियल्स कहीं से हो गया, ऑनलाइन हो गया, गूगल वो वगैरह। थोड़ा ऑन एंड ऑफ चलता था। जी, वो चलता ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर में मेरा था ही कि वापस मुझे टेक में जाना ही है, वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल था नहीं। तो उसमें मैं बीच बीच में मेरा था ही कि हाँ मुझे जाना है, तो जाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, किस में जाऊँ किस में नहीं जाऊँ ये डिसाइड करना ही होगा। तो उस बीच में चलता ही रहता था, ऑन एंड ऑफ मतलब चलता ही रहता था कि तो अब जैसे ये बताइए यार, यूज़र्स को ये भी जानना है कि सारे लोगों को, क्योंकि कोडिंग में एज सच डेव में इंटरेस्ट कभी नहीं होता है, हो सकता है डीएसए में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो क्योंकि मैं तो यार इस चीज़ का बड़ा एडवोकेट हूँ कि यार डीएसए पढ़ लो, डेव भी कर लो, अच्छी खासी जॉब लग जाती है। तो फिर भी उनको अगर जैसे एंट्री लेनी है टेक में, जैसे क्यूए की फील्ड में आना है या फिर क्यूए एग्जीक्यूटिव में आना है, तो क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है? अभी जो आपकी जॉब लगी है फ्लिपकार्ट में, कैसे लगी है वो? एक तो बच्चों को थोड़ा वो भी आइडिया दे दो कि जॉब्स कैसे हम रीच आउट कर सकते हैं, लग कैसे सकती है जॉब, और स्पेसिफिकली उसके इंटरव्यू में जो भी चीज़ें पूछी जाती है वो हम कहाँ से पढ़े, क्या आइडिया उसका होना चाहिए हमें, क्या आपके स्किल्स से अभी अप्लाई करने से पहले? जी, एक्चुअली इसमें जैसे कि काफ़ी सारे मैं नोटिस करा कि बच्चे क्या है क्वेश्चन आंसर के पीछे भागने लगते हैं कि हाँ क्वेश्चन क्या आता था, क्वेश्चन क्या आया था, लेकिन ये सर कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन वही आएगा, क्वेश्चन जो आया था वो कल आएगा, वो डिपेंड करता है सर। जैसे कि क्या मेरे रिज्यूमे में है, उसी बेस पे क्वेश्चन डिसाइड होते हैं कि क्या क्वेश्चन आएंगे। और जब उनका सवाल रहता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फिर वहाँ से ही डिसाइड होने लगता है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये एक दो इंटरव्यू में नहीं समझ में आता है, क्योंकि मेरे भी काफ़ी इंटरव्यू हुआ, मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्यों फेल हो गया, मुझसे इतने लेवल का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। एक घंटे का इंटरव्यू चलने के बाद भी मैं क्यों बाहर हो जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में समझ में आने लगा कि इंटरव्यू को हम हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरव्यू के ऊपर छोड़ती तो वो तो एक्सपर्ट लेवल का आदमी रहता है, मैनेजर रहता है, कहीं ना कहीं वो हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा ही। सो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब इंटरव्यू को किस लेवल पे लेके जाएं। जैसे कि अगर उन्होंने पूछा कि हाँ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हमारे पास ऑप्शन मिल गया कि हाँ हम इसको क्या इन्फॉर्मेशन दें, उस बेस पे फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करते चले जाएं, फिर हम आंसर देते जाएं। हाँ, और इस तरह से उनका एक जो शेड्यूल टाइम है वो ओवर हो जाए, क्योंकि उनका भी हर कैलेंडर फिक्स रहता है, वो ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते। सो हमें बेसिकली क्या करना था, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा तो अपने बारे में शॉर्ट में बता दी, फिर प्रोजेक्ट हमने क्या किया वो बताया, फिर मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या है, क्या मैं कंपनी को क्या कर सकता हूँ, और मेरी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है ये। सो उसमें जो बताएंगे ना तो वो क्रॉस क्वेश्चन करने लगता है। और टेल मी अबाउट योरसेल्फ में ये भी हम बता देंगे कि 4-5 टेक्नोलॉजी जिसमें मुझे बहुत अच्छा पकड़ है, और ये भी कि मैं 2-3 टेक्नोलॉजी ये भी बताएंगे कि इसमें मैं काम करके बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जैसे मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ आंसर कि लिनक्स हो गया या डॉकर हो गया, कुबरनेटिस हो गया, ये पढ़ के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मतलब आगे इंटरव्यूअर को ये लगता है ना कि बहुत एक्साइटेड हूँ, ये सुन के वो क्वेश्चन पूछ देता है कि क्यों, मतलब क्या ऐसा देख लिया आपने डॉकर में। फिर वहाँ से इंटरव्यू का क्या हुआ, गया डायरेक्शन चेंज हो गया कि फिर आप बताने लगते हो कि हाँ डॉकर में क्या है। ये वही चीज़ पे आ गए आप जो आपको आती है अच्छे से स्किल्स, क्योंकि अगर शॉर्ट में छोटा सा कुछ रहेगा तो वो फिर दोबारा क्वेश्चन वो अपने हिसाब से पूछेगा कि हाँ बताइए क्या है वो क्या है। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं कि मैं ये जब डॉकर को एक्सप्लोर कर रहा, मैं बहुत ही एक्साइटेड हुआ, मुझे ये चीज़ें मिली जो कि मुझे बहुत ही मेरा स्किल्स लेवल ये किया, जब मैं डॉकर फाइल बनाया तो ये काफ़ी अमेजिंग था। ऐसा जब हम बात करते हैं ना तो फिर उनको लगता है कि क्यों अमेजिंग था, आप बताइए क्या ऐसे देख लिया था आपने डॉकर में, क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने क्या देख लिया। तो फिर हम वहाँ से इंटरव्यू को डायरेक्शन करने लगते हैं कि हाँ मैंने ये एक फ़ाइल बनाई या मैं ये एक प्रोजेक्ट किया। तो फिर वो प्रोजेक्ट के ऊपर जाने लगते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट कैसा हुआ, इसमें आपने क्या क्या किया, इस प्रोजेक्ट से क्या मीट हुआ, रिजल्ट क्या मिला। फिर हम उधर बेस लेके जाते जाते काफ़ी सारा टाइम उनको हम ले लेते हैं, जिसमें इंटरव्यू एंड हो जाती है। और ऐसे में अगर नहीं इधर खींच पाएंगे तो फिर वो क्वेश्चन करते ही जाते हैं कि व्हाट इज डॉकर, फिर वो अपने हिसाब से चलाएंगे तो उनके एक्सपीरियंस हम मीट नहीं कर पाते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि यू आर नॉट सेलेक्टेड, ऐसा आ जाता है। और स्किल्स क्या क्या आपने सीखे थे मतलब इस इंटरव्यू देने से पहले? इंटरव्यू देने से पहले से मेरे मैनुअल टेस्टिंग था ही। तो और उसी को जब ऑटोमेशन करते हैं तो वही चीज़ें रहती है, बट स्क्रिप्टिंग आ जाती है।
जो बेसिक फंडा है वो वही रहता है, बट चेंज हो जाती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और लैंग्वेजेस आ जाते हैं बीच में। सो जैसे कि कोई लैंग्वेज आ गया, कोई टेक्नोलॉजी आप सीख गए, तो कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है। मैनुअल टेस्टिंग मुझे पहले से पता थी, बस मुझे कॉन्सेप्ट मालूम करना था, टेक्नोलॉजी सीखनी थी। उसके बाद से कौन सी टेक्नोलॉजी आपने सीखी है? जैसे कि अभी पाइथन लिया, उसके बाद से यूट्यूब पे काफ़ी सारा एक्सप्लोरेशन रहता था, गूगल पे भी रहता था कि किधर जाएं, क्या करें। तो डेवऑप्स भी काफ़ी सुनने को मिलता था, डेटा साइंस भी काफ़ी सुनने को मिलता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, मशीन लर्निंग वगैरह काफ़ी सुनने को मिलते थे। तो मेरे कोर्सेज भी मैंने इसीलिए सेलेक्ट किए कि मुझे पाइथन जो था ना वो हर जगह इस्तेमाल होता है। जितने वीडियो देख लीजिए आप, एआई में हो गया, डेटा साइंस में हो गया, स्क्रिप्टिंग में हो गई, डेवऑप्स में भी हो गया, हर जगह पाइथन कॉमन मिलता ही था। सो ये भी एक हेल्प हुआ कि हाँ कैसे हम क्या लैंग्वेज चूज़ करें। सो मैंने इसलिए पाइथन को ही लिया। और प्लस में ये भी फ़ायदा है कि इजी टू लर्न है, मतलब कोई भी सीख सकता है। अगर मान लीजिए आप कुछ भी नहीं जानते हो, एकदम बेसिक है, आप कंप्यूटर साइंस स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो, उसके बावजूद भी आप पाइथन सीख सकते हो, इस लेवल का है। सो ये भी एक एडेड एडवांटेज है जी। और पाइथन के अलावा आपने क्या क्या सीखा? पाइथन के अलावा जैसे कि डेवऑप्स फील्ड में आ गए, AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, AWS क्लाउड, और डॉकर हो गया, कुबरनेटिस हो गई। और इन सबको सीखने में कितना टाइम लगा आपको, और स्टूडेंट्स को भी कितना लगेगा आपके हिसाब से? अगर कंटिन्यूसली सीख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जैसे अगर डेवऑप्स करना चाहे तो 30-35 दिन काफ़ी है, महीना दिन, क्योंकि मतलब बेसिक्स पढ़ने के लिए, राइट? हाँ, बेसिक और मिड लेवल का। बाकी एडवांस लेवल पे जितना हम एक्सप्लोर करेंगे वो एडवांस होता जाएगा, लेकिन मिड लेवल का स्टार्ट करने के लिए, एंट्री लेने के लिए, और 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन बहुत है। प्रोग्रामिंग को मैं साइड कर रहा हूँ इसमें, मतलब वो क्योंकि आपको पहले से आती थी, जी जो बाकी चीज़ें आपने सीखी है वो इतने दिन में सीखी है। जी। डेवऑप्स में हो गया, जैसे कि AWS में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और बाकी डॉकर वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। डॉकर और जेनकिंस वगैरह में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जेनकिंस तो वैसे भी मैनुअल UI के थ्रू होता है, तो वैसे भी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे कि जब हम लिनक्स पढ़ने लगते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ने लगते हैं, तो UI के थ्रू जितने भी स्किल्स रहते हैं ना वो आसान हो जाते हैं। जैसे अब लिनक्स पढ़ा, लिनक्स में कुछ भी दिखता नहीं है, उसमें बस एक कमांड दी और काम हो रहा है, पीछे बैकग्राउंड में वो दिख भी नहीं रहा है क्या हो रहा है। तो वो सीखने के बाद ना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अब जब मैं जो बिना दिखे चीज़ को कर सकता हूँ, तो ये तो UI है, इसमें तो मुझे दिख रहा है, तो ये और आसान हो जाती है। जैसे लिनक्स सीखा, उसके बाद जेनकिंस मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या सीख रहा हूँ, क्योंकि सभी देखना था, क्लिक यहाँ करो, क्रिएट जॉब पे जाओ और CI/CD पाइपलाइन बना दो, तो वो सारे हम मैनुअली उसमें करते थे UI के थ्रू, तो वो तो बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर फुल टाइम दे रहे हैं तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बहुत है। ठीक है। एंड फिर आपका इंटरव्यू, आपको कैसा कॉल कैसे आया इंटरव्यू का? अप्लाई तो बहुत सारे करते थे, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, उस पर naukri.com पे हो गया, बाकी जितने भी हैं सब पे करते थे, लेकिन फ़ायदा कहीं से कुछ होता नहीं था। अननेसेसरी स्पैम कॉल आते थे कि हाँ ये पैसे दे दो, हम लगवा देंगे, नौकरी लगवा दिए वो। और बस एक लिंक्डइन थोड़ा सा जेन्युइन लगता है, क्योंकि वहाँ से जो कॉल आते हैं पैसे नहीं मांगते, भले वो एक्सपीरियंस वगैरह मांगे, ये चलता है, लेकिन पैसे वगैरह फंसाने वाला काम नहीं रहता है। नौकरी से भी कभी कभार कॉल आ जाते हैं, सो वहाँ से अप्लाई किया, बट कॉल भी आते थे। कहीं ना कहीं मैं या तो एक्सपीरियंस में फंस जाता था, या तो मेरा इंटरव्यू कितनी बार हुआ वो क्रैक नहीं हो पाया था। बट फाइनल जो मेरा हुआ वो मेरे एक दोस्त के थ्रू हुआ, उसने रेफ़र किया था, उसके थ्रू हुआ। तो ही वाज ऑलरेडी वर्किंग इन फ्लिपकार्ट? जी, यस। ठीक है। और इंटरव्यू में फिर आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई, और अराउंड इफ यू कैन टेल? इंटरव्यू में जैसा कि मैं रिज्यूमे शेयर किया था उनके पास, उसी बेस पे उनका फर्स्ट राउंड जो कॉल आया, टेलीफोनिक राउंडिंग जो होती है, उस पर वही चीज़ है कि जैसे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, और गैप था तो क्यों था गैप, और गैप के बीच में आपने क्या किया। फिर उसमें मैंने दिखाया था ये सारी चीज़ें, स्किल्स। फिर स्किल्स के बारे में उन्होंने पूछना शुरू किया कि मतलब क्या क्या स्किल्स आप किए हो, किस लेवल का स्किल्स है आपका जो है। ये सारी चीज़ें एक बेसिक टेलीफोनिक हुई, उसके बाद से उन्होंने बुलाया फेस टू फेस राउंड के लिए।
तो फिर वहाँ पे जैसे कि प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि वहाँ पे मैनुअल में आप क्या करते थे और ले ऑफ में आप क्यों बाहर हो गए थे, ये सारी चीज़ें। और टेक्निकल में जब हम आए, टेक्निकल में पूछा कि जैसे कि डॉकर फाइल दे दिया कि बना के दिखाओ, एक मुझे एक सिस्टम सामने था कि डॉकर फाइल बना के दिखाओ, या एक छोटा सा एक डमी एप्लीकेशन था उनका, टेस्ट पर्पस के लिए बनाया था, इंटरव्यू पर्पस के लिए छोटा सा, इसको रन करना है, अगर मुझे प्रोडक्शन पे लेके जाना है तो कैसे इसको भेज सकते हैं, मुझे करके दिखाओ। मतलब ज़्यादातर जो उनके क्वेश्चन थे ना वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड थे, थियोरेटिकल नहीं थे, प्रैक्टिकल से रिलेटेड थे। तो प्रैक्टिकल हमें तो करनी ही होगी, सिर्फ थियोरेटिकल से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो प्रैक्टिकल के रिलेटेड ही था। और काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे कि सिचुएशन बेस, कि ऐसा हो गया तो फिर इसको कैसे मैनेज करोगे, सपोज ये ऐसा हो गया, मतलब ऐसा कंडीशनिंग के हिसाब से उनका क्वेश्चन रहता था कि तो वो तो हमें प्रैक्टिकल करने के बाद ही आएगा कि कोई एप्लीकेशन में रन कर रहा हूँ, मान लीजिए डिप्लॉय कर रहा हूँ AWS EC2 पे, या लैम्डा फंक्शन आता है उस पर, तो चैलेंजेस आते हैं, क्या आ सकते हैं उसमें, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये तो करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या आपको प्रॉब्लम आया, उसी बेस पे क्वेश्चन आता था सारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कैसा वहाँ पे एक्सपीरियंस है, कितना वर्कलोड है, क्या काम रहता है? जी, एज ए क्यूए एग्जीक्यूटिव जैसे मेरा रोल हुआ वहाँ पे, सो क्यूए एग्जीक्यूटिव में तो वही चीज़ें जो मैनुअल में करता था, वही चीज़ें बस ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग के थ्रू होती थी, जिसमें हम शेल स्क्रिप्टिंग भी इस्तेमाल करते थे और पाइथन भी इस्तेमाल करते थे। और बाकी टास्क वही था कि हाँ इंटीग्रेट करना है, जैसे डे टू डे टास्क, जैसे कि मेरा सिस्टम चल रहा है, उसमें कितना डिस्क यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितना मेमोरी जा रहा है, और यूज़र का जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो एप्लीकेशन तक कितना रीच हो पा रहा है, उसमें कोई फेलियर तो नहीं आ रहे हैं, या फेलियर अगर आ भी रहे हैं तो क्यों फेलियर आ रहे हैं, किस लेवल पे आ रहे हैं। मैट्रिक्स निकालते थे हम, लॉग के थ्रू जाते थे कि हाँ किस लेवल पे आ रहा है, क्यों एक्सेप्टेशन मीट नहीं हो पा रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो बेसिकली अभी यही है क्यू एग्जीक्यूटिव में मेरा था, बट मेरा धीरे धीरे मेरे स्किल्स के लेवल पे मेरा इंटरेक्शन जो है डेवऑप्स फील्ड में भी करने लगे हैं, कंपनी के जो है मुझे डेवऑप्स टीम के साथ भी लगाने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम कर रहे हैं, बेसिकली ऑब्जर्वेशन कि हाँ फ्लिपकार्ट में जैसे अभी सेल आया था उसमें काफ़ी सारे लोड थे कि हाँ एक एक दिन के कई करोड़ रिक्वेस्ट आते थे एक एक घंटे के, तो उसको कैसे मैनेज करना है, अगर कोई यूज़र्स को नहीं हो पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे तुरंत सॉल्यूशन देनी है, कि क्या मतलब कोई हमारा ब्रेक ना हो, कोई कस्टमर का कोई भी रिक्वेस्ट फेल ना हो, ये इंश्योर करना था। तो इसके लिए फिर हम काम करते थे कंटिन्यूसली, मैट्रिक बेसिस से, मैट्रिक्स रहता था, फिर लॉग रहते थे, उस बेस पे हम डिसाइड करते थे। तो उस दिन तो काफ़ी काम रहा होगा कि जी सेल्स में हाँ, सेल्स में बहुत काम रहता था, डे नाइट पूरा। अभी यूजुअली कैसा रहता है जब नॉर्मल डेज है? तो नॉर्मल जैसे कि सेल झेलने के बाद सर, सेल के बाद से तो अब लगता है कि काम ही नहीं है, जितना काम सेल में था उसके बाद से अभी नॉर्मल डेज में तो लगता है कि काम बहुत कम है एकदम, मतलब ऐसा लगता है नॉर्मल कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, यूजुअली में बस यही रहता है कि बहुत सारे उनके वेयर हाउसेज हैं, उसमें सारी एंट्री, जैसे कितना इन्वर्ट हुआ, कितना इन्वेंट्री में है, स्टॉक में कितना कस्टमर के एक दिन का ऑर्डर आ रहा है, उस ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कितना होता है नहीं हम ऑर्डर कर पाते हैं, फ्लिपकार्ट नहीं कर पाती है तो क्या प्रॉब्लम है, या तो स्टोर में नहीं था या डैमेज था, ये सारे रिकॉर्ड वो रखते थे, एक फ्लो एप्लीकेशन है उसमें। तो उस फ्लो को मैनेजमेंट पे हम अभी काम कर रहे हैं कि हाँ सारे रिकॉर्ड सही से क्लियर उसमें हों, इस पे हम मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। एक बेसिकली एक चैन बना दिया है कि हाँ जहाँ भी ब्रेकडाउन हो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिले। इसमें हम AWS का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे SNS वगैरह हो गया, नोटिफिकेशन आ जाती है कि हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे जाके हम देख के इंश्योर करें। तो मतलब अभी इन शॉर्ट क्या आपको वैसे काम में ओवरऑल मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? और जो मतलब एक आध साल आई थिंक थोड़े टफ तो आपके लिए रहे होंगे जब आप शॉप भी चला रहे थे, बट आपका इंटरेस्ट कोडिंग में था, तो कैसे उन चीज़ों को आप कोप अप करते थे? और जैसे काफ़ी सारे अभी भी जूनियर्स हैं, जैसे आज के टाइम पे तो जॉब लगना और भी ज़्यादा टफ हो गया है, तो वो भी एक एक साल आधे आधे साल खाली बैठते हैं, बट उनका मोटिवेशन डाउन रहता है और वो उस समय पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप उनको क्या सजेशंस दोगे? और आपने इस टाइम पे कैसे पढ़ाई की थी, कैसे कोप अप किया था सारी चीज़ों के साथ? सर जो सजेशन है, जैसे कि कोई जॉब नहीं मिल रहा है, सालों साल बैठे हुआ ट्राई मार रहा है,
तो सजेशन यही रहेगा बेसिकली कि या तो कंटिन्यू पढ़ते रहें, हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीखते रहें और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें। एक ना एक दिन कहीं ना कहीं लगेगा ही, ट्राई मारते रहें, अप्लाई मारते रहें। वैसे सब कुछ छोड़ छाड़ देने से कुछ तो होगा नहीं। जो भी आ रहा है होगा, जो भी ऑप्शन होगा वो भी सब बंद होते चले जाएंगे। जितना भी गैप जाते जाएगा वो और प्रॉब्लम क्रिएट करती जाएगी, ना तो इंटरव्यूज़ को लाएंगे। सो यही रहेगा कि भाई आप कंटिन्यू अपने आप को आप स्किलिंग करते रहिए, कुछ ना कुछ जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस पर आप ज़्यादा वक्त बिताइए। और अभी मतलब आपको अभी एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में शायद डेवऑप्स रोल में आप हाँ, स्विच हो, और हाँ वही है मतलब आपका डायरेक्शन अब वो है। जी। एक्चुअली मे बी इसी मंथ के एंड में और नहीं तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से मेरा प्रमोशन भी हो जाए डेवऑप्स इंजीनियर के रोल पे। चलो वो तो बहुत ही अच्छी बात है अगर जी। हो जाए तो स्टूडेंट्स यार इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई थिंक आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार मुझे क्या पता लगा, जैसे इंटरव्यू से पहले अगर मैं बताऊं तो मुझे बस ये बताया गया था कि यार आपके डी कोड बैचेस का एक स्टूडेंट है। तो आई रियली थॉट कि यार 2023 4 या 2022 मैक्सिमम इन्हीं में से पास आउट स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे। बट देन आई गॉट टू नो कि यार ये तो 2019 पास आउट थे। इन्होंने इतने सारे काम कर रखे थे, पहले मैनुअल टेस्टिंग की थी, फिर अपनी शॉप भी खोली थी, एंड अब जाके ये QA एग्जीक्यूटिव बने हैं। और इनका जो एक्चुअल करियर है जो ये चाहते हैं वो शायद इनको एक आध महीने में हो सकता है, थोड़ी देर बाद, बट उस साइड में उस लाइन में अब जाके इनका काम शुरू होगा, एक्चुअल काम जो इनको चाहिए था। तो आप जितना मेरी जैसे मुझे क्या सही लगा हमारी आज बातचीत से, और आप स्टूडेंट्स को भी मैं यही बताना चाहूँगा कि यार वेट अगर आप करते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार आप 4-5 साल पीछे हो गए हो। अब सोचने के लिए तो यार ये भी ये सोच सकते हैं कि 2019 से भी जो कुछ इनके बैचमेट्स हैं जिनको स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें मिल गई थी, तो वो हो सकता है कहाँ होंगे इस टाइम पे। बट आपको करेंटली खुद के बारे में सोचना चाहिए कि क्या आप अपने लाइफ में खुद से बेटर हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि अगर कंपैरिजंस करोगे, ये सोचोगे कि यार हम पीछे हो गए हैं या गैप्स आ गए हैं, तो फिर उससे ना और आप नीचे ही चले जाते हो अपने करियर में, राइट। कोशिश करो कि जिस भी प्लेस पे आप करेंटली हो, भले ही थोड़ा टाइम और लग रहा है, लेट एंट्री भी होती है बहुत लोगों की, बहुत लेट एंट्री भी होती है, बट अगर आप काम अच्छा करते हो तो वही 5-7 साल बाद सारी चीज़ें ना बराबर हो जाती है। इनफैक्ट आप आगे भी निकल सकते हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना होगा। और हाँ, बीच में अगर आपको कोई और भी काम करना पड़े टू अर्न, एंड मान लो कि आपको अपना घर भी चलाना है उस समय पे, तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि यार आप अपने करियर से दूर हट रहे हो। उन चीज़ों को भी आप साइड बाय साइड कर सकते हो, या फिर कुछ एक गैप भी आप उनमें दे सकते हो, एंड फिर एक रीस्टार्ट कर सकते हो अपने करियर में। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट देख के सही लगा हो, अच्छा लगा हो। कमेंट करना आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी इसके बारे में, और इसके अलावा आप क्या चाहते हो कि हम कौन से लोग यहाँ पे लाए, ठीक है, स्टूडेंट्स लाए या ऐसे इंजीनियर जो कि जिनकी स्टोरी से शायद आप मोटिवेट हो पाओ और आपको एक्चुअली में लर्निंग में भी हेल्प मिले बहुत ज़्यादा। इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाय। चलो, माइक कहाँ गया? अच्छा, इसी पे कर दिया बंद।